हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कल हमने लास्ट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। अब उसके अंदर क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक एग्जांपल था, जैसे कॉपर NH3 2 पॉजिटिव। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको एक बार इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, अगर यहाँ पे देखा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर वो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, x मान लिया, अमोनिया के लिए 0 = +2, x = a +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की। और कॉपर का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मिली 3d9 4s2, और 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो जाएगी इसकी 3d9 और 4s0, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस केस के अंदर यहाँ पे इन कॉपर Cu2 पॉजिटिव ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट क्या आएगी मेरी d ऑर्बिटल्स। d के अंदर कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, ये आ गई 3d, फिर मेरे पास आई 4s, फिर मेरे पास आया 4p, ये आया। d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं फिल कर दूं इस तरीके से, हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी। अब जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा तो पेयरिंग वगैरह कोई सब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि पेयर्ड अब जितने होने थे पहले ही हो चुके। अब मैं देखूंगा इन कॉम्प्लेक्स Cu NH3 2 पॉजिटिव, उसकी क्या सिचुएशन। तो वहां से अगर मैं देखूं अपना कॉन्सेप्ट, तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, देखो मेन फोकस यही है यहाँ पे करने के लिए। इसके जो 9 इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए इस टाइप से। ये मेरी 4s ऑर्बिटल, ये मेरी 4p ऑर्बिटल, 4s 4p 3d, और ये मेरे पास में आ गई यहाँ पे 4p ऑर्बिटल। अब अगर यहां से देखूं मैं NH3 को जो अटैच हो रहा था, तो NH3 कहां पर अटैच हो उसका था, एक तो इसके अंदर डोनेट कर देता इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इसके, एक इसमें और एक इसमें, 4 ऑर्बिटल एम्प्टी थी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती मेरी sp3, एक s और 3 p यूज कर लेता, और शेप कैसे आ जाती इसकी टेट्राहेड्रल आ जाएगी ये शेप। लेकिन एक्चुअल में जब इस कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये जो कंपाउंड था ना, इसकी शेप आ रही थी स्केल प्लेनर। कौन सी शेप आ रही थी इसकी स्केल प्लेनर। और जब भी स्केल प्लेनर हमारी शेप होगी उस टाइम पे एक तो d ऑर्बिटल यूज होगी, एक s यूज होगी और 2 p ऑर्बिटल यूज होगी। अब वो कैसे यूज हो रही थी, इनसाइड वाली d ऑर्बिटल तो है नहीं एम्प्टी। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने ये बताया कि हम क्या करेंगे, एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p यूज करनी है, तो s ये यूज कर लेंगे, 2 ये p यूज कर लेंगे, और इसको छोड़ गए और एक d ऑर्बिटल ये यूज कर लेंगे। मीन्स NH3 एक बार तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, एक NH3 इस पे डोनेट कर देगा, एक NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेशन करेगा, और कहा एक NH3 इसके पास डोनेट कर देगा, और इस टाइप से जो हमारा कॉम्प्लेक्स था वो फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या थी, इस टाइप से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अनस्टेबिलिटी आ रही थी सिस्टम के अंदर, उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, दूसरा तरीका ये बताया कि इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक्साइट कर दूं, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके हम इस आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल के अंदर भेजते हैं यहाँ पे, और एक NH3 इसको यूज करते हैं, तब भी dsp2 इसको छोड़ दो, ये तो रोंग होगी। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, और शेप कैसे आ रही है स्केल प्लेनर। लेकिन भाई अगर हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया तो न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पर गया, और इजिली वो एनर्जी गेन करके लॉस हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। स्केल प्लेनर के लिए तो एग्जैक्ट यही होनी थी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी नेग्लेक्ट करके जो प्रीवियस वाला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहीं पर रहने दो इनसाइड में, इसके अंदर इस नंबर टच करो, और वो जो NH3 था इसमें डोनेट करने की बजाय इस d ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देगा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी हमारे पास वो आ जाएगी एक s 2p और d ऑर्बिटल, और शेप इसकी स्केल प्लेनर आ जाएगी। नेचर इसका पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको ध्यान रखना। कॉपर NH3 2 पॉजिटिव आ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की जो न्यू थ्योरी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी जो लिमिटेशंस रही, कलर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ये नहीं बता पाई कि कौन सा कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग टेक प्लेस करेगी इलेक्ट्रॉन्स की, किस केस में नहीं होगी, वो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, और ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी इसके ओनली 2 पोस्टुलेट्स थे। सबसे फर्स्ट क्या था कि जो मेटल एटम थे वो इसने क्या माने थे, वो इसने मान लिए थे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। मेटल एटम्स क्या माने थे इसने, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और जो लीजेंड्स थे वो इसने क्या माने थे, वो मान लिए थे पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये चीजें मान ली थी इसने। और सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि जो मेटल और लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग होगी, ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा नेचर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मींस एक तरीके से बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग। ये उसने कॉन्सेप्ट दे दिया कि मेटल और लिजेंड्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, वो होगी उसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग जो थी वो टेक प्लेस करेगी। तो अब हमारे पास ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम 2 केसेस के लिए पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और एक हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। 2 के लिए हमने बारी बारी जो है स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज। देखो कैसे स्टडी करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आया फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो भाई, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करेंगे उससे पहले हम डी ऑर्बिटल की एक सिचुएशन देख ले। डी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है हमारी, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती है, सभी ने पढ़ा 11th क्लास में। इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। ये ऑर्बिटल्स हैं। और अगर इनकी शेप्स देखें इन ऑर्बिटल्स की, तो वो भी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि जैसे मान लिया XY है, DXY ऑर्बिटल जो थी हमारी, उसकी अगर शेप्स देखें तो ये आ जाएगी। DYZ है, यहाँ पर Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, तो ये उसकी शेप आ जाएगी DYZ वाली की। ऐसे ही DXY, DYZ और DZX, या X एक्सिस या Z एक्सिस, इनके जो लोब्स थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वो कहाँ जाएंगे, इससे बीच में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट। फिर हमारे पास आई X और Y, ये DXY स्केयर है, इसके लोब्स कहाँ होंगे, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, DX² माइनस Y²। और लास्ट जो DZ स्केयर बची हमारी वो X एक्सिस, ये Z एक्सिस, इसके ऊपर ये लोब्स आ जाएंगे, ये हमारी आ जाएगी DZ²। ठीक है, क्लियर हो गया शेप। तो क्या आया, DXY, DYZ और DZX, इनके लोब्स तो बिटवीन दी एक्सिस हैं तीनों के, लेकिन DX² Y² और DZ², इनके लोब्स कहां पर प्रेजेंट है, एक्सिस के ऊपर। ध्यान रखना, फोकस, ठीक है, इस चीज के ऊपर। इसमें चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब बात कर रहे थे, तो देखो किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कितने लीजेंड्स प्रेजेंट होंगे, 6 लीजेंड्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो मैंने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, ML6 टाइप का ले लिया, ऊपर N पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब कोई भी मेटल एटम अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर होगा तो उसके पास जो d ऑर्बिटल होगी, जब वो फ्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो उसकी जो d ऑर्बिटल थी, चाहे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो, वो सारी की सारी डीजेनरेटेड होगी। डीजेनरेसी का मतलब वो 5 ऑर्बिटल थी, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², DZ², सभी की एनर्जी क्या होगी, इक्वल मिलेगी उसको। पहली चीज तो ये आई। जैसे उसमें ये इंडिविजुअल मेटल की बात कर रहे हो, जब वो फ्री स्टेट के अंदर थी, जब वो लीजेंड्स मेटल ने अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, मेटल के पास बॉन्डिंग के लिए होगा, तो इसकी एनर्जी जो थी वो स्लाइटली लिफ्ट कर जाएगी। अब वो एनर्जी लिफ्ट करगी, लेकिन अब भी इसमें डीजेनरेसी मेंटेन रही, सभी की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं हुई इसके अंदर। लेकिन जब लीजेंड ने मेटल के साथ बॉन्डिंग कर ली, अटैच कर दिया, तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो इस डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा। और स्प्लिटिंग में क्या होगा, या एक 2 ऑर्बिटल के सेट में अपर में टूट जाएगी और एक 3 ऑर्बिटल का सेट डाउनवर्ड में आ जाएगा।
जो 5 ऑर्बिटल थी वो किस में स्प्लिट होगी, एक 3 ऑर्बिटल के सेट में और एक 2 ऑर्बिटल के सेट में। जो 3 ऑर्बिटल का सेट आया इसको हम कहेंगे T2G, और जो 2 ऑर्बिटल्स का आया इसको हम कहेंगे EC। इस T2G के अंदर कौन सी थी हमारी, इसमें DXY, DYZ, DZX ये ऑर्बिटल्स थी इसके अंदर। और EG के अंदर हमारी कौन सी ऑर्बिटल थी, DX² -Y² और DZ²। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हमारी इसके अंदर काउंट होगी। यहां से ये जो सेंटर था इस एनर्जी के नियरली अबाउट, इस सेंटर का नाम था बेरी सेंटर। क्या नाम था, बेरी सेंटर, जहां पे एनर्जी 0 होगी। ठीक है, इस डिफरेंस से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस आया इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा नोट के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा नोट। और ये जो डेल्टा नोट है इसका नाम है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कि जो ये स्प्लिट करती ऑर्बिटल अपवर्ड डाउनवर्ड में तोड़ती, उसका नाम आया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस सेंटर से T2G वाला सेट जो था डाउन में वो कितना जाएगा, वो जाएगा -4D क्यू के इक्वल। किसके इक्वल जाएगा, -4D क्यू। और EG का सेट जो अपवर्ड में गया वो कितना जाएगा, वो जाएगा +6D क्यू के इक्वल जाएगा। टोटल डेल्टा नोट किसके इक्वल होगा हमारा, टोटल डेल्टा नोट होगा 10D क्यू के इक्वल। टोटल डिफरेंस जो था इसका वो किसके इक्वल होगा, 6 + 4 10D क्यू। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ना हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नोट क्यों लगाया हमने, इसका मीनिंग क्या था, नोट का मतलब था 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या था नोट का मीनिंग, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो ये चीज यहां तक। अब हमने क्या था, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी। किस केस में होगी, T2G के और EG की फॉर्म के अंदर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे वो फिल्ड अप होंगे हमारे पास में। अगर हमने इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, -4D क्यू मल्टीप्लाइड बाई T2G के इलेक्ट्रॉन्स, जितने T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्लस 6D क्यू मल्टीप्लाइड बाई जितने EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आओगे, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट बचेगा D क्यू की टर्म में वो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कुछ एक बुक में भाई -0.4 + 0.6 डेल्टा नोट की टर्म्स में दे रखी है, यूनिट डिफरेंस है, तुम D क्यू की याद रखना, आसानी से याद रह जाएगा, फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हुई भाई, किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमेशा D ऑर्बिटल किस सेट में टूटेगी, 3 सेट में का एक लोअर आवा जिसको T2G कहेंगे और एक 2 ऑर्बिटल का सेट अपर आवा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, EG के साथ। अब यहां से मैं कुछ एक एग्जांपल लेकर चलूंगा और किस तरीके से मैंने पता लगेगा, जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस थी वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वो चीज डिस्कस करूंगा, सेम चीज। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ एक चीज और देखो भाई, ये जो स्प्लिटिंग हुई यहाँ से, ये जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी हुई डेल्टा नोट, ये सभी केसेस में सेम नहीं होगी, इसकी वैल्यू डिफरेंट आओगी। और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डिपेंड कर रही थी किस में ज्यादा या किस में कम होगी, तो वो फैक्टर कौन कौन से थे जिसके ऊपर डिसाइड करेगी। सबसे फर्स्ट आ जाएगा मेरा चार्ज ऑन मेटल एटम, चार्ज ऑन मेटल एटम। अगर मेटल एटम्स के पास ज्यादा चार्ज हुआ, मींस +2 है, +3 है, +4 है, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हाई मिलेगी। अगर कम हुआ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी लो हो जाएगी। वहां पे पहली चीज क्लियर होगी। सेकंड फिर फैक्टर वहां पे क्या आया, मेरा जो लिजेंड्स थे वो भी मेन पार्ट प्ले करेंगे कि मैं किस टाइप का लिजेंड्स उसके अंदर यूज कर रहा हूँ। अब वो लिजेंड्स, कुछ एक लिजेंड्स ऐसे होंगे जो मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होंगे जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा करेंगे, और कुछ एक ऐसे होंगे जो स्प्लिटिंग एनर्जी कम करेंगे, इस डेल्टा नोट की वैल्यू कम लेकर आएंगे। ठीक है, तो मेन ये 2 फैक्टर थे मेरे पास में, इसके एडिशनल में एक 2 और है, उनको हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी इनके बीच का, T2G और EG के बीच का कितना डिफरेंस आएगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये 2 फैक्टर मेन थे रिस्पॉन्सिबल। अब मैं अलग अलग ज्योमेट्री के लिए बात कर रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस के लिए
और कैसे मैंने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कैसे हो। देखो मेरे पास में एक फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव, ये लिया एग्जांपल, ठीक है। और एक मैंने एग्जांपल लिया FeCl6 4 नेगेटिव, इस टाइप के एग्जांपल, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो दोनों के अंदर मेरा आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। कौन से में +2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की नॉर्मल आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6 यहाँ से जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा दोनों केसेस में फाइंड आउट कर लेना +2 आएगी, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी 3d6 तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात कह दी उसने, इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिखते हैं तुमने, इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई मैं कैसे लिखूंगा मेटल एटम की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब मैंने पता लग गया CFT के बेस पे कि जो मेरी ऑर्बिटल थी वो इस टाइप से स्प्लिट होगी, एक अपर 2 ऑर्बिटल का सेट होगा और एक लोअर 3 ऑर्बिटल का, जिसका नाम T2Z होगा, जिसका नाम EZ होगा। अब मैंने क्या था कि जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो अरेंज करने थे। जब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज किए तो पहले दिन में जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होती है उनसे भी एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो जो CN था ना वो इस टाइप का था लीजेंड्स कि उसकी ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये क्या थी मेरी डेल्टा नोट थी, इसकी वैल्यू उसकी हाई एग्जिस्ट कर रही थी, इसकी वैल्यू क्या थी उसके लिए हाई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। अब हमारे पास में एक टर्म आती है जिसमें हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होती है हमारी पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है हमारी पेयरिंग एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स ने ऑर्बिटल में पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई उसका नाम क्या आ गया पेयरिंग एनर्जी। तो अगर इफ डेल्टा नोट की वैल्यू अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो उस टाइम पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्या हो जाएगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे डेल्टा नोट की वैल्यू लेस देन P है तो उस टाइम पे पेयरिंग टेक प्लेस नहीं करेगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस नहीं करेगी। तो भाई क्या था कि हमने क्या देखा इस केस के अंदर T2G और EG का जो गैप था, जो डेल्टा नोट था उसकी वैल्यू काफी हाई आ रही थी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा आ रही थी। तो जो मेरे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन थे वो इन ऑर्बिटल में जाने की बजाय वो क्या हो गया, वो यहीं पर आ गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। और इसलिए मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन बनी इसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन इस कॉम्प्लेक्स के लिए, वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी मेटल एटम की T2Z6 और EZ0, या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। एग्जाम में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएंगे और लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं बात करूं FeCl6 के लिए, सेम कॉम्प्लेक्स के लिए, ये भी 2 ऑर्बिटल्स में इस टाइप से स्प्लिट होना था। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में क्या होया कि ये जो आया ना डेल्टा नोट, ये आया, इस डेल्टा नोट की वैल्यू लेस देन पेयरिंग एनर्जी थी। तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे वो पहले तो इन 3 इसके अंदर आ गए, उसके बाद में क्या होया वो इनके अंदर भी चले गए, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम थी जितनी चाहिए थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होया कम होने की वजह से पेयर अप नहीं हो पाए, इनके अंदर भी चले गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, तो 5 ही हो गए, 6 याद है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे देखा ये मेरा T2G वाला सेट था और ये मेरा कौन सा है EG वाला, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी T2Z4 और EG क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कब पेयर्ड अप होंगे उसके बारे में ये हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो बताएगी। ठीक है, अब अगर कोई हमसे निकलवा ले इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, CFSE निकालो, तो भाई मैंने फॉर्मूला क्या बताया था -4dq मल्टीप्लाइड बाई T2G इलेक्ट्रॉन, कितने हैं इसके अंदर 6 है, प्लस 6dq मल्टीप्लाइड बाई EG के इलेक्ट्रॉन्स, EG में कितने हैं इसके अंदर 0 है, और पेयर्ड अप होने में एनर्जी यूज होगी ना कुछ एक, तो इसलिए वो P और उसके साथ ऐड कर देंगे पेयरिंग एनर्जी का। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करने में यूज हुई उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मान लिया सिचुएशन पेयरिंग नहीं होती तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आने चाहिए थे ना,
अगर हमारी पेयरिंग नहीं होती तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल सिचुएशन ये थी, लेकिन पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर करती है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर्ड अप कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर्ड अप कर दिया, तो कितने लगे? 2 पेयरिंग एनर्जी लगी, इसलिए यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे? 2p लिख देंगे। ये नहीं होना, ये तो पहले से ही पेयरिंग थी, इन 2 के एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप थी, इसलिए 2p करना पड़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24d क्यों, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 2p। ये हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई, CFSC की वैल्यू आ गई फॉर दिस केस। ठीक है, ऐसे ही मैं उस सिचुएशन के लिए भी निकाल सकता हूँ, वहां पे पेयरिंग एनर्जी क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ही नहीं हो रही वहां पे। वो तो नॉर्मल थी, ऊपर से फोर्सली से पेयर अप करता है, क्योंकि डेल्टा नॉट लेस देन p है, तो पेयर होगी ही नहीं, तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस केस के लिए 0 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर होगी ये चीज सभी को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कि कब पेयरिंग होगी कब नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स में कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करनी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास आया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो हमने भाई ऑक्टाहेड्रल के लिए स्टडी किया था। अब मैं कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेकर चल रहा हूँ, उसके लिए देखो। अच्छा हाँ, एक चीज हो, एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा भाई, थोड़ा सा देखो डाउट में रह गया क्वेश्चन यहाँ पे, कि जो वो ऑर्बिटल स्प्लिट हुई, एक तो 3 ऑर्बिटल का सेट नीचे आया और एक 2 ऑर्बिटल का सेट अपवर्ड में गया, जिसका नाम मैंने बताया था dx² - y² और dz², और ये dxy dyz dzx, ये भी लिखा था ने। तो क्वेश्चन ये आया कि यही 3 ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी लोअर क्यों हुई डेरी सेंटर से, और इन्हीं की एनर्जी लिफ्ट क्यों करी, ये अपवर्ड में क्यों नहीं गई ऑक्टाहेड्रल केस में? हो सकता है ना, ये भी तो भाई जा सकते हैं कि क्यों नहीं गई, ये नीचे ही क्यों आई, इनकी एनर्जी डाउन क्यों हुई, डिक्रीज क्यों हुई, और इनकी एनर्जी क्यों बढ़ी? तो भाई देखो, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितनी जगह से अटैच होगी कोई भी चीज? 6 साइड से अटैच होगी। 6 साइड्स में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोई भी मान लो। तो इस केस में क्या था, जो लीजेंड्स थे हमारे, जो लीजेंड अप्रोच कर रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? वो थ्रू दी एक्सिस आ रहे थे। लीजेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे थे? थ्रू दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर से, जहां से एक्सिस दूसरी साइड से आ रही थी। और इन ऑर्बिटल्स की मैंने क्या बताया था, जैसे dxy है, तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कहां थी? x और y की। इनके लोब्स जो थे, इन दोनों एक्सिस के मिड में थे, लीजेंड से एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना था, तो इनमें ये रिपल्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन dx² या y², dx² की अगर मैं बात करूं, तो इनके लोब्स कहां थे? एक्सिस के ऊपर थे, dx² - y², और ये थी मेरी dxy। तो इनके लोब्स एक्सिस के सरफेस पे हैं। जब लीजेंड्स अप्रोच करेगा, यहां से आया लीजेंड्स, यहां से आया, तो लीजेंड्स के भी लोब्स और इनके लोब्स एक्सिस पर आ गया आमने सामने, इसलिए रिपल्शन टेक प्लेस कर गया और इनकी एनर्जी क्या कर दी? लिफ्ट कर दी। क्लियर होगी ये चीज? तो T2G का सेट डाउनवर्ड में क्यों आया? क्योंकि इनके लोब्स क्या थे? बिटवीन दी एक्सिस थे। मैंने बनाया था स्टार्टिंग में तीनों की x y y z से भी ये डायग्राम, और लीजेंड्स ने एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना था, लीजेंड्स यहां से आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिपल्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए एनर्जी स्टेबल होगी, डाउनवर्ड में आ गई। लेकिन dx² y² या dz² के लोब्स एक्सिस पे थे, लीजेंड्स भी एक्सिस से आया, रिपल्शन हो गया, अनस्टेबिलिटी आ गई, अपवर्ड में चली गई दोनों ऑर्बिटल। क्लियर होगी ये चीज? अब बात करें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो टेट्राहेड्रल के लिए देखो क्या सिचुएशन होगी। टेट्राहेड्रल में वही से रिवर्स हो जाएगा। अब बात आई फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई, टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, मेटल के पास वही d ऑर्बिटल होगी, जिसके अंदर 5 सेट होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, ये d ऑर्बिटल आ गई। टेट्राहेड्रल का कोई भी लिया Ml4 N पॉजिटिव, कोई भी इस टाइप का केस नहीं। अब इसमें क्या था, इसकी एनर्जी थोड़ी सी लिफ्ट करके, ये फ्री स्टेट के अंदर मेटल थी, जो कोई भी लीजेंड्स उसके साथ अटैच नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे लीजेंड्स ने मेटल के साथ बॉन्डिंग के लिए उसके पास आया था, d ऑर्बिटल की एनर्जी लिफ्ट करके, लेकिन अब भी उसमें डीजेनरेसी है। लेकिन जैसे वो लीजेंड्स मेटल के साथ अटैच होगा, या जो d ऑर्बिटल थी, यह स्प्लिट हो जाएगी।
किस केस में स्प्लिट हो जाएगी यार बॉटम में 2 ऑर्बिटल का सेट आ जाएगा और अपर पोर्शन में 3 ऑर्बिटल का सेट चला जाएगा, जो आ जाएगा हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और ये dz स्क्वायर, और ये हमारी dxy dyz dzx, ये सेट आ जाएगा। ठीक है, इस सेट का नाम आ जाएगा E और इसका नाम आ जाएगा T2। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था EG T2G, लेकिन यहाँ पे क्या नाम आएगा E और इसका नाम क्या आ जाएगा T2। यहां से लेकर ये फिर दोबारा हमारा क्या आ गया, ये आ गया बेरी सेंटर, क्या आ गया ये हमारा बेरी सेंटर। यहां से जो ये एनर्जी लिफ्ट की ये थी हमारी प्लस 4d क्यू, और ये जो एनर्जी डाउनवर्ड में आई ना, जो स्टेबिलिटी आई इस बार, ये एनर्जी आएगी प्लस 6d क्यू डी। यहां से लेकर यहां तक की जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल्टा के साथ, अब वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट की जाएगी। वो था तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी थी, अब टी लिखा था स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इस केस में भी सेम टाइप की सिचुएशन आ गई, अगर हमने उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी हो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या आ जाएगा प्लस 6d³ मल्टीप्लाइड बाई ई का मतलब जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस माइनस के 4d³ मल्टीप्लाइड बाई T2, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वहां। ठीक है, तो उस केस में क्या था ऑक्टाहेड्रल के केस में इससे रिवर्स था, उसमें भाई सॉरी या डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव आएगा यहाँ पे माइनस के 6d, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव, और ये इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव। ऑक्टाहेड्रल में इससे रिवर्ट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस के 6d, नीचे माइनस 4d, ऊपर प्लस 6d। ठीक है, रिवर्स केस आ जाएगा, इससे अपोजिट हो जाएगा फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए था। अब यहाँ पे इससे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस के अंदर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो डेल्टा टी की वैल्यू थी ना, वो ऑलवेज लेस देन पी, ऑलवेज लेस देन पी, हमेशा ही किसी भी केस के लिए चाहे कोई भी लीजेंड हो, डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पी, इसलिए उसमें पेयरिंग टेक प्लेस नहीं करेगी। और पेयरिंग टेक प्लेस नहीं होगी तो सिर्फ कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमारे पास में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे हमेशा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। अगर पेयरिंग हो जाती है तो लो स्पिन बन जाती है, जैसे पिछले केस में था ऑक्टाहेड्रल में, अगर पेयरिंग हो रही है तो लो स्पिन भी बनेंगे और नहीं हुई तो हाई स्पिन भी। जो मैंने एग्जांपल लिया था Cl वाले के साथ, उसमें पेयरिंग हो रही थी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। Cl के साथ एग्जांपल लिया था आयरन का, पेयरिंग नहीं हो रही थी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ऑलवेज डेल्टा टी इज लेस देन पी, देयरफॉर ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। और यहां से क्वेश्चन बना, व्हाई इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। तो आंसर वो लिख देंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेयरिंग एनर्जी, सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ओनली फॉर्म्ड। क्लियर होगी ये चीज। और दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा हमारी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच, तो हमारे पास आ है डेल्टा टी किसके इक्वल होगा 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट के। डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट के इक्वल हो जाएगा। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। क्लियर होगी ये चीज यहाँ तक। तो भाई हमारे पास में ये एग्जांपल थे जो सीएफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर हमने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए वो लिखवा सकता है हमसे, और वो हमने लिखनी पड़ेगी। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, मान लिया मेरे पास में है NiCl4 2 नेगेटिव, वो कह देगी इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो भाई सबसे पहले मैं देखूंगा निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, x माइनस के 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू +2। जो निकल है उसका मेरा एटॉमिक नंबर है 28, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 3d8 4s2।
निकेल इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ जाएगी मेरे पास 3Da4H0 या की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो भाई मैं रफली सा अपना ड्रॉ करके देख लूंगा। वैसे कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये मेरा टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, और उसमें हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बने हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फाउंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो मेरा अपर टेट्राहेड्रल के केस में आ रहा था 3 ऑर्बिटल का सेट, और लोअर आ रहा था मेरा 2 ऑर्बिटल का सेट। मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन जब फिल करूंगा तो क्या होगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी मेरी, E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर भी कितने आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। T2 के अंदर भी कितने आ जाएंगे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर होगी ये चीज यहाँ पे, कोई डाउट हो इसके अंदर? ठीक है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखानी पड़ेगी मैंने। कोई और कॉम्प्लेक्स दे दे MnCl6, ठीक है 4 नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ भाई। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, +2 आओगी कॉम्प्लेक्स में, और +2 के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D5,4H0। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर 3D5,4H2 होती है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D5, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। लीजेंड्स मेरे पास कौन सा है, वीक फील्ड लीजेंड्स है, पेयरिंग नहीं करेगा क्लोरीन। अगर वो पेयरिंग नहीं कर रहा तो उसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखनी पड़ेगी मेरी, पहले थे T2Z और EZ, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो 3 तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए और 2 इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पेयर्ड अप हो ही नहीं रहे, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स अगर ऐसे होता MnCN6 होता और फिर 4 नेगेटिव होता, तो वही मैग्नीज 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आनी थी, लेकिन Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा था, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी मेरे पास T2Z और EZ। अब पेयरिंग होगी तो 3 ऑर्बिटल है T2Z के अंदर, T2Z में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल 5 थे, तो 3 ऑर्बिटल में पहले थे एक इलेक्ट्रॉन और फिर उन्हीं में पेयरिंग होगी पहले, तो इसलिए T2Z5 और EZ 0 आ जाएगी। ठीक है ने, देखो इसमें कैसे स्प्लिट होगी, एक 2 ऑर्बिटल का सेट होगा और एक 3 ऑर्बिटल का। पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन आए, ऊपर जाने की बजाय Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड था, डेल्टा नोट की वैल्यू ग्रेटर देन थी पेयरिंग से, तो पेयरिंग करेगी तो वो यहीं पे पेयर्ड अप हो जाएंगे, इसलिए T2Z5 और EZ 0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी बहुत जरूरी है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये तो हमें पता लग गया, साथ में उसने क्या बताया कि कौन से लीजेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा, कौन से नहीं करेगा। उसके लिए उसने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए, उसके लिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की। तो भाई जब उसने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की हमारे पास में, तो वो देखो कैसे अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बताया कि सबसे नीचे तो आएगा I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, फिर आ जाएगा Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद H2O, NH3, उसके बाद EDTA, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैसे ही चलता गया, वो आ जाएगा फिर Cn, फिर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आ जाएगा NO2, इससे पहले आ जाएगा En, इस टाइप से उसने अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट जो ये लीजेंड्स की किस बेस पे की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू। Arrangement of ligands on the basis of increasing order of their splitting value is called spectrochemical series. Is called spectrochemical series. Arrangement of ligands on increasing order of their splitting energy value are called spectrochemical series. ठीक है, ये जो सीरीज आई ना, ये हमने बता रही थी कौन से लिजेंड्स पेयर अप करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो ये जो लीजेंड्स आओगे ना, ये अमोनिया बाद में आओगा EDTA, ठीक है, ये देख लिएगा बुक में मिलेगी ये सीरीज। तो इस अमोनिया से नीचे की साइड में जितने लीजेंड्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे, वो वीक फील्ड लीजेंड्स है। लेकिन उसके बाद ये जो लीजेंड्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे, और इस बेस पर हमें पता लग जाएगा किस लीजेंड्स से पेयरिंग करेगा मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, और कौन सा लीजेंड्स पेयरिंग नहीं करेगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक का? तो ये हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
अब इसकी लिमिटेशंस देखो, जो एक ही मेजर लिमिटेशन है इस थ्योरी की, वो लिमिटेशंस क्या थी इसके अंदर। उसने लीजेंड्स क्या माने थे, मेटल तो उसने माने थे पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और लीजेंड्स क्या माने थे, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वही बताया था। तो कुछ एक लीजेंड्स ऐसे भी जिन पर लोन पेयर है, कुछ एक ऐसे भी है न्यूट्रल है, और कुछ एक ऐसे भी है जिन पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं। इस टाइप के लीजेंड्स देखो, एक आधा ऊपर नीचे उसका है, बुक में देख लेना एक बार इस सीरीज को, कंप्लीट याद नहीं करनी होती, थोड़ा सा लीजेंड्स अगर याद रह जाए उसी का काम चल जाएगा अप टू 12th है। तो हमारे पास में ये बताओ, नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज था जिन लीजेंड्स पे, उन्होंने वो जो स्प्लिट करनी थी, वो जो सेट ऑर्बिटल्स का था जो तोड़ रहे थे इसको, ये जो वैल्यू थी ये कब ज्यादा आनी थी, जब नेगेटिव चार्ज था लीजेंड्स पे, जब ज्यादा आनी चाहिए थी स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू, या न्यूट्रल था। पर उसमें पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानने थे, तो इसका मतलब नेगेटिव तो ज्यादा चार्ज यही है कंपैरिजन टू लोन पेयर या न्यूट्रल के, तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन जब ये नेगेटिव वाले लीजेंड्स ले रहे थे, नेगेटिव चार्ज वाले, उनकी तो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे लो थी, जो न्यूट्रल थे या फिर लोन पेयर थे उनकी ज्यादा थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, मीन्स प्योरली 100% जो उसने आयनिक करेक्टर ले लिया था, प्योरली 100% आयनिक करेक्टर ले लिया था पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसने कोवेलेंट करेक्टर कंसीडरेशन में नहीं लिया है। तो इस वजह से इस थ्योरी की लिमिटेशंस रहेगी। और उसके बाद हमारे पास न्यू थ्योरी आई जिसका नाम था लिगैंड फील्ड थ्योरी, लिगैंड्स फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आई, ये हमारे सिलेबस के अंदर। कुछ एक एग्जांपल्स रह गए हमारे पास में कलर का, मैग्नेटिक बिहेवियर्स का, सीएफटी की थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कुछ एक नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू।